एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रोफेसर जी सीकी की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन दरवाजा बंद था इसलिए वो उसे तोड़कर उसकी तरफ भागते हैं। पर तब तक सीकी लिफ्ट से नीचे जा चुका था। दूसरी तरफ चीनान भी सीकी को ढूंढ रही थी। तभी रास्ते में उसे लीशुंग वो उसके बॉडीगार्ड्स के साथ दिखती है, जो कि उसके सर से मैस्कॉट की कॉस्ट्यूम हटाकर जैसे ही उसे देखती है तो काफी शॉक हो जाती है। इसी बीच हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ जब स्कूल टाइम में चीनियान बोर्ड पर एक ड्राइंग बना रही थी तो उसकी ड्राइंग देखकर लूशिंग वो उसके पास आती है और उसे साथ में कॉमिक ड्रॉ करने का ऑफर देती है, जिस पर चीनियान भी मान जाती है और ये दोनों साथ में मिलकर थिडर क्लाउड कॉमिक लिखते हैं। लेकिन जब उस कॉमिक को पब्लिश किया गया तो उसमें चीनियान का नाम कहीं पर भी नहीं था और जब उस कॉमिक का अवार्ड मिला था तो उसे रिसीव करने भी लूशिंग वो खुद गई थी और उसने वहां जाकर झूठ बोल दिया कि ये कॉमिक मैंने लिखी है और चीनियान को बिट्रे किया। प्रेजेंट में लूशिंग वो उससे कोई बात नहीं करती और वहां से जाने लगती है, पर तभी चीनियान को सीकी वॉइस नोट भेजता है और जब वो उसे सुन रही होती है तभी लूशिंग वो भी उसकी आवाज पहचान लेती है और वो चीनियान से बोलती है कि उस लड़के को तुम ही ने भेजा था ना। पर चीनियान को तो यहाँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस बारे में बात कर रही है। तब लूशिंग वो उसे सीकी की वीडियो दिखाती है, जो देखकर चीनियान बोलती है कि मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, पर वो उसका यकीन नहीं करती और अपनी बॉडीगार्ड्स को चीनियान को पकड़ने के लिए बोलती है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर प्रोफेसर जी आ जाते हैं और चीनियान को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं, जिन्हें देखकर लूशिंग वो कुछ भी नहीं बोल पाती। इसके बाद प्रोफेसर जी सीकी के बारे में सोचकर काफी परेशान हो रहे होते हैं और वो शियो को कॉल करते हैं क्योंकि उसे पता था कि वो जरूर उसके टच में होगी। अब हम फिर से लूशिंग वो को देखते हैं, जो कि सीकी के वीडियो को देखकर काफी गुस्से में होती है क्योंकि उसका वीडियो काफी वायरल हो रहा था और सभी लोग लूशिंग वो पर सवाल उठा रहे थे। उसी वक्त वहाँ पर उसका असिस्टेंट जिन आ जाता है, जो लूशिंग वो से पूछता है कि क्या इसी लड़के ने आपको परेशान किया था। वो बताता है कि इस लड़के का नाम पीसी की है और इसकी डिटेल्स कुछ दिन पहले हमारी कंपनी में आई थी, लेकिन मैंने इसे सिलेक्ट नहीं किया। अब वो उसकी डिटेल्स लाकर लूशिंग वो को देता है और उसकी ड्राइंग्स भी उसे दिखाता है, जो देखकर लूशिंग वो तो काफी हैरान हो जाती है क्योंकि उसकी ड्राइंग्स काफी ज्यादा अच्छी थी और अब वो कुछ भी करके उसे अपनी कंपनी में रिक्रूट करना चाहती थी। लेकिन वो काफी पछता रही होती है क्योंकि उसने उससे पंगा ले लिया था। दूसरी तरफ चीनियान प्रोफेसर जी की टैबलेट्स के बारे में सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि ये टैबलेट स्लीप वॉकिंग के लिए ली जाती है। वहीं हम सीकी को देखते हैं जो कि एक पार्क में बैठा हुआ था। तभी उसे रॉन्ग पिन से रिक्रूटमेंट का मैसेज आता है, जो देखकर वो काफी खुश हो जाता है और ये मैसेज उसे लूशिंग वो ने किया था। अब वो अपनी कजन शियो को कॉल करके उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए बोलता है, पर तभी उसके पास प्रोफेसर जी भी पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्होंने शियो से उसके बारे में पता लगा लिया था। प्रोफेसर जी अब उसे एक कैफे में लेकर जाते हैं जहां हम देखते हैं कि सीकी अभी भी अपने भाई से बहुत ज्यादा नाराज था। प्रोफेसर जी उसे उनकी कंपनी ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो मना कर देता है तो वो उसे वो डॉक्यूमेंट्स दे देता है जिसकी सीकी को जरूरत थी, जिन्हें लेकर सीकी वहाँ से जाने लगता है। पर तभी वो उसके लिए एक पेस्ट्री मंगवाते हैं जो कि सीकी को काफी पसंद थी, लेकिन वो उसे खाने से मना कर देता है। तो प्रोफेसर जी उसे झूठ बोल देते हैं कि ये तो फ्री में मिली है, इसीलिए सीकी उसे खाने लगता है। अब यहाँ प्रोफेसर जी उसे लेक्चर देने लगते हैं क्योंकि उनके हिसाब से कार्टूनिस्ट बनना कोई करियर नहीं था, बल्कि उसे कोई और करियर ऑप्शन चूज करना चाहिए। इसलिए वो इस बात के लिए उसे लेक्चर देने लगते हैं क्योंकि जब से सीकी घर से भागा था तब से लेकर अभी तक वो कुछ भी अच्छा अचीव नहीं कर पाया था। सीकी अब यहाँ उन्हें अपने इंटरव्यू का लेटर दिखाता है तो प्रोफेसर जी बोलते हैं कि अगर ये जॉब तुमने अपनी काबिलियत से हासिल कर ली तो मैं तुम्हें कभी भी दोबारा परेशान नहीं करूंगा। तो सीकी बोल देता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपके साथ घर वापस चलूंगा और आपकी कंपनी ज्वाइन कर लूंगा। तब प्रोफेसर उसे बोलते हैं कि कल इंटरव्यू पर फॉर्मल क्लोथ्स पहनकर जाना और ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। जब वो घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उनका वेट करते करते चीनियान सोफे पर ही सो गई है, इसलिए वो उसे उठाकर गेस्ट रूम में लिटा देते हैं। फिर जब वो अपने रूम में जाकर स्लीप वॉकिंग वाली दवाइयाँ खा रहे होते हैं तब देखते हैं कि वो तो खत्म हो गई है, इसलिए वो चीनियान की रूम का दरवाजा लॉक कर देते हैं और जाकर अपने रूम में सो जाते हैं। रात में जब चीनियान की आंख खुलती है तो वो अपने पास प्रोफेसर जी को देखती है, जो देखकर वो सोचने लगती है कि शायद वो उनके रूम में सो गई है, लेकिन तभी वो देखती है कि ये तो गेस्ट रूम है। चीनियान अब प्रोफेसर जी को हटाने की कोशिश करती है, तभी उनकी आंख खुलती है और वो चीनियान को अपने पास खींचकर उसके फोrehead पर किस कर फिर से सो जाते हैं, जिस चीज से चीनियान समझ जाती है कि प्रोफेसर जी स्लीप वॉकिंग कर रहे हैं। अगली सुबह जब ये तो ना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो चीनियान को बहुत ही नींद आ रही होती है। प्रोफेसर जी उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, कल रात क्या तुम ठीक से नहीं सोई। जो सुनकर चीनियान को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने मन में बोलती है कि मैं सोई नहीं या फिर आपने सोने नहीं दिया। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि आधी रात में प्रोफेसर जी फिर से उठ गए थे और वो चीनियान का ब्लैंकेट बाहर ले जाकर उसके रूम को लॉक कर देते हैं और चाबी अपनी पॉकेट में डालकर अपने रूम में चले जाते हैं। चीनियान भी उनके पीछे पीछे उनके रूम में जाती है और चाबी लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती, इसलिए बेचारी को वहीं पर बैठे रहना पड़ता है। दूसरी तरफ हम सीकी को देखते हैं जो कि रॉन्ग पिन में इंटरव्यू देने के लिए जाता है और जैसे वो एज एन इंटरव्यू वहाँ पर लूशिंग वो को देखता है तो वो थोड़ा हैरान रह जाता है। लूशिंग वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ।
तो सीकी बोलता है कि आप इस कंपनी की चीफ कंटेंट क्रिएटर हो, इसीलिए आप फ्रेश टैलेंट को गाइड करने के लिए आई हो। लूशिंग वो उससे माफी मांगने को बोलती है, लेकिन सीकी साफ मना कर देता है। तो लूशिंग वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें ये जॉब नहीं चाहिए। तो सीकी बोलता है कि हाँ मुझे चाहिए। लूशिंग वो बोलती है कि तो फिर मुझसे माफी मांगो। सीकी मना कर देता है और बोलता है कि फिर मुझे ये जॉब नहीं चाहिए। लूशिंग वो बोलती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। तो सीकी अब गुस्से में उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, और उठकर वहाँ से चला जाता है। सीकी अब यहाँ से बाहर जाकर काफी पछता रहा होता है और उसे याद आता है कि उसने तो अपने भाई के साथ बेट लगाई थी, इसलिए वो यहाँ से भागने का सोचता है। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि प्रोफेसर जी तो उसे ले जाने के लिए पहले से ही उसके पास आ चुके थे। सीकी बोलता है कि ये मत समझना कि मैं हार गया हूँ, बल्कि मैं तो सिर्फ अपना प्रॉमिस पूरा करना हूँ। दूसरी तरफ लूशिंग को अपने असिस्टेंट से ये पता चलता है कि उसकी कॉमिक फ्लावर एंड रोमांस को ओवरटेक करके ड्रेस ऑफ द ब्यूटी कॉमिक नंबर 1 पर चल रही है, जो कि बेबी 7 यानी कि चीनान ने लिखी है। लेकिन इस बात के बारे में लूशिंग को नहीं पता होता। वहीं चीनियान के ऑफिस में इसी खुशी में सभी लोग उसे प्रेज कर रहे होते हैं। इधर प्रोफेसर जी सीकी को घर लेकर जा रहे होते हैं। तभी सीकी को चीनियान का कॉल आता है और वो उसे खुशखबरी देती है कि उनकी कॉमिक नंबर 1 पर रैंक कर रही है। फिर वो उसे उसके काम में पार्टनर बनने को बोलती है और बोलती है कि तुम जल्दी से मेरी कंपनी में आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करके हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लो। ये सुनकर सीकी काफी खुश हो जाता है और इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, प्रोफेसर जी उसके हाथ से फोन छीन लेते हैं और उसे कार में बैठाकर खुद चीनियान से बात करते हुए उससे बोलते हैं कि तुम्हारा सीकी से क्या रिलेशन है। चीनियान बोलती है कि मैं उसकी पार्टनर हूँ। प्रोफेसर जी उसे बोलते हैं कि अगर तुम उसकी मदद नहीं कर सकती तो उसे झूठी उम्मीद भी मत देना। तो चीनियान बोलती है कि सीकी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उसे संभाल लूंगी। उसी वक्त फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है और जब प्रोफेसर जी देखते हैं तो वो नंबर सीकी के फोन में माइक रश के नाम से सेव था। सीकी अब भागता हुआ चीनान की कंपनी एमसी पहुंचता है, जहाँ जोशिन उसे बताती है कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट रेडी है, जिस पर चीनान ने पहले से ही साइन कर दिया है, इसलिए अब तुम भी साइन कर दो। जो सुनकर सीकी उनसे चीनान के बारे में पूछता है तो जोशिन उसे बताती है कि वो अपने बॉस के घर गई है। और अब यहाँ फाइनली सीकी को पता चल जाता है कि ये जो कॉमिक की स्टोरी है वो चीनान की फ्रेंड पर नहीं बल्कि चीनान की रियल लाइफ पर बेस्ड है। जो सुनकर सीकी शॉक्ड हो जाता है। सीकी अब ये जानकर चीनान को कॉल करता है और उसे घर आने के लिए बोलता है। चीनियान अब जब जा ही रही होती है तभी उसे प्रोफेसर जी के कमरे से कुछ गिरने की आवाज आती है और जब वो चेक करती है तो देखती है कि प्रोफेसर जी अपने बेड से नीचे गिर गए हैं, जहाँ वो स्लीप वॉकिंग की टैबलेट्स भी देखती है। इसी बीच चीनियान एक डायरी देखती है जिसमें प्रोफेसर जी अपनी स्लीप वॉकिंग मॉनिटर कर रहे थे और उसे उस डायरी से ये भी पता चलता है कि अगर वो ठीक से रेस्ट नहीं लेंगे तो उन्हें ऐसे ही स्लीप वॉकिंग अटैक्स आते रहेंगे। चीनियान अब प्रोफेसर जी को उनके बेड पर लिटाने की कोशिश करती है। इसी बीच प्रोफेसर जी उसे किस करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो होश में आते हैं तो चीनियान पीछे हट जाती है और बोलती है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। ये बोलकर वो फटाफट से बाहर भाग जाती है और सीकी को कॉल करती है, जो कि उसे लेने के लिए प्रोफेसर जी के घर के बाहर आ गया था और उसे ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि ये उसके भाई का घर है। सीकी वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक मोटर बाइक में आया होता है क्योंकि उनकी कॉमिक की रैंक 1 होने की खुशी में वो आज सेलिब्रेट करना चाहता था। फिर वो चीनियान को हेलमेट पहनाता है और तभी प्रोफेसर जी घर के बाहर आकर इन दोनों को देखने लगते हैं। चीनियान सीकी को कस के पकड़ती है और दोनों अब वहाँ से चले जाते हैं, जो देखकर प्रोफेसर जी काफी जेलस हो रहे थे। इसके बाद हम इन दोनों को पूरी सिटी का एक राउंड लगाते हुए देखते हैं, जहाँ ये दोनों खूब मस्ती करते हुए रात को घर पहुँचते हैं। लेकिन उनकी बाइक घर के आगे रुकती ही नहीं क्योंकि उसके ब्रेक फेल हो चुके थे, इसीलिए अब इन दोनों को फिर से एक राउंड लगाना पड़ता है। पर बीच में इनकी बैटरी खत्म हो जाती है, इसीलिए ये लोग धक्का मारकर स्कूटर को घर तक लेकर आते हैं। यहाँ हम प्रोफेसर जी को भी देखते हैं, जो कि कार से इन दोनों का पीछा कर रहे थे। अब जब सीकी और चीनियान के घर में जाने लगते हैं तो ये देखकर प्रोफेसर जी भी गाड़ी से बाहर निकलकर उनके घर के बाहर खड़े होकर देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर वॉचमैन आता है, जो प्रोफेसर जी से बोलता है कि आप ऐसे किसी के घर के बाहर कैसे ताका झाकी कर रहे हैं, क्या आप इन दोनों को जानते हैं। प्रोफेसर जी बोलते हैं कि अभी अभी जो 2 लोग घर के अंदर गए हैं क्या वो एक साथ रहते हैं। तो वॉचमैन बोलता है कि हाँ, वो दोनों बड़े ही प्यारे कपल हैं। जो सुनकर प्रोफेसर जी काफी जेलस हो जाते हैं और वो चीनियान को कॉल करके बोलते हैं कि मैंने अभी अभी तुम्हें मेल पर कुछ काम भेजा है, इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ आधे घंटे का टाइम है, जल्दी से काम पर वापस पहुंचो। जो सुनकर चीनियान फटाफट से घर के बाहर निकलती है और टैक्सी लेकर प्रोफेसर जी के घर की तरफ जाने लगती है। प्रोफेसर जी भी जब उसे रास्ते में आता हुआ देखते हैं तो वो उसकी गाड़ी को ट्रैफिक में फंसाकर खुद आगे निकल जाते हैं ताकि चीनियान लेट हो जाए। अब वो फटाफट से घर पहुंचकर अपने कपड़े चेंज कर सोफे पर लेट जाते हैं ताकि चीनियान को पता न चले कि वो
उसका पीछा कर रहे थे। चीनियन भी एकदम टाइम से घर के बाहर पहुंच जाती है और डोरबेल बजाती है तो प्रोफेसर जी एक लंबी सांस लेकर दरवाजा ओपन करते हैं, जहाँ वो ये चेक करने की कोशिश करती है कि कई प्रोफेसर जी स्लीप वॉक तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उसे कभी इतनी रात को काम पर नहीं बुलाया। प्रोफेसर जी यहाँ उसे सॉरी बोलते हैं और कहते हैं कि मैंने किसिंग से ज्यादा तो और कुछ नहीं किया। तो चीनियन बोलती है कि नहीं आपने कुछ नहीं किया, आपको खुद पर यकीन होना चाहिए क्योंकि आप बहुत ही अच्छे हैं और आप ऐसी वैसी हरकतें कभी भी नहीं कर सकते। अब जैसे ही प्रोफेसर जी उसकी तरफ देखते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि चीनियन ने वही शर्ट पहना हुआ है जो कि आज सुबह सिकी ने पहना हुआ था, इसलिए वो उसे उसके बारे में पूछते हैं। तो चीनियन बोलती है कि ये शर्ट तो मैंने ऑनलाइन मंगाया था लेकिन थोड़ा बड़ा है। फिर वो उसे काम करने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि मैंने मेल पर तुम्हें काम भेजा हुआ है। चीनियन जब पहला काम देखती है तो वो था कि 20 पेंसिल को शार्प करना, वो भी नाइफ से। जो करते करते बेचारी तो काफी परेशान हो जाती है और प्रोफेसर जी के बारे में बड़बड़ाने लगती है। तभी प्रोफेसर जी उससे बोलते हैं कि मैंने तुम्हें इतने कॉल्स किए लेकिन तुमने जवाब क्यों नहीं दिया। तो चीनियन बताती है कि मैं अपने रूममेट के साथ आज सेलिब्रेट करने के लिए गई थी, जो कि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लेकर आया था और हमने पूरी सिटी का राउंड लगाया जिसमें मुझे काफी मजा आया। प्रोफेसर जी ये सब सुनकर बोलते हैं कि क्या इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठने पर मजा आता है। तो चीनियन बोलती है कि हाँ बहुत मजा आता है। अगली सुबह जब चीनियन उठकर अपने रूम से बाहर आती है तो उसे टेबल पर प्रोफेसर जी का एक नोट मिलता है जिसमें उन्होंने उसे बाहर आने के लिए बोला था। अब जैसे ही चीनियन बाहर जाती है तो वो वहाँ पर प्रोफेसर जी को इलेक्ट्रिक मोटर बाइक के साथ देखती है, जो देखकर वो हैरान हो जाती है और उनसे पूछती है कि क्या आज आप इस पर बैठकर ऑफिस जाने वाले हैं। तो प्रोफेसर जी उसे हाँ बोलते हैं और कहते हैं कि तुम ड्राइव करोगी। चीनियन अब खुशी खुशी मोटर बाइक पर बैठ जाती है और सोचने लगती है कि प्रोफेसर जी उसकी कमर पकड़ेंगे, जहाँ वो उसकी कमर पकड़ते तो हैं लेकिन बीच में एक टेडी रखकर, और बेचारी चीनियन का सपना तो पानी में बह जाता है। फिर वो उनसे पूछती है कि आप किस रास्ते से जाना पसंद करोगे। तो प्रोफेसर जी बोलते हैं कि उसी रास्ते से जिस रास्ते से रात में तुम दोनों गए थे। चीनियन बोलती है कि आपका ऑफिस तो उस रास्ते में नहीं आता। तो प्रोफेसर जी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आज हम थोड़ा घूम के ऑफिस जा सकते हैं। चीनियन अब उन्हें लेकर जाने लगती है लेकिन रास्ते में ही मोटरसाइकिल की बैटरी खत्म हो जाती है। तो प्रोफेसर जी उसे बताते हैं कि इस बाइक में पेडल भी है। तो बेचारी चीनियन पेडल मारकर उन्हें ऑफिस लेकर जाती है और पूरे रास्ते प्रोफेसर जी तो सिर्फ चीनियन को ही देखे जा रहे थे। इसके बाद ये दोनों ऑफिस पहुंचते हैं, जहाँ पर सभी लोग चीनियन को प्रोफेसर जी के साथ में आता हुआ देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये पहली बार था कि प्रोफेसर जी किसी लड़की को अपने साथ ऑफिस लाए हैं और सभी लोग ये सब देखकर गॉसिप करने लगते हैं। फिर चीनियन को सीकी का कॉल आता है जो उसे बोलता है कि तुम कहाँ पर हो और तुम रात में भी घर नहीं आई, क्या तुम अभी भी अपने बॉस के साथ काम कर रही हो? तुम्हारा बॉस कितना खड़ूस है, क्या उसमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है जो कि तुमसे इतना काम कराता है, और ये लॉ के खिलाफ है, इसलिए मैं अभी तुम्हारे ऑफिस में कॉल करके कंप्लेन करूंगा और अगर इससे भी बात नहीं बनी तो मैं प्रोटेस्ट करूंगा। ये सब बोलकर वो कॉल काट देता है और चीनियन उसे मैसेज करके ऐसा करने से मना करती है, लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं होता। वहीं लियो प्रोफेसर जी के पास आता है और उन्हें बताता है कि आज सुबह से ही कोई पर्सन कंपनी में कॉल किए जा रहा है और आपके खिलाफ कंप्लेन कर रहा है। प्रोफेसर जी समझ जाते हैं कि ये सीकी है और अब वो किसी मिसेस वू को कॉल लगाते हैं। दूसरी तरफ हम सिकी को घर पर देखते हैं, तभी वहाँ पर मिसेस वू आती है जो कि और कोई नहीं उनके घर की लैंडलॉर्ड थी, और वो सिकी को रूम खाली करने के लिए बोलते हुए कहती है कि अगले महीने उनकी बेटी की शादी है, इसीलिए वो रूम उन्हें चाहिए होगा। वो उसे बोलती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए और चीनान के लिए एक अलग अलग अपार्टमेंट ढूंढ दिया है, क्योंकि तुम दोनों एक साथ रहते थे और एक लड़का और एक लड़की के लिए एक साथ रहना अच्छी बात नहीं है। मिसेस वो अब बाहर जाकर प्रोफेसर जी को कॉल करती है और उन्हें बोलती है कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, और उन्हें थैंक यू बोलती है उस घर को खरीदने के लिए जिसमें चीनान रहती है, वो भी काफी अच्छे प्राइस में। और यहाँ हम समझ पाते हैं कि ये सब प्रोफेसर जी ने कराया था, क्योंकि वो अब इन दोनों को एक साथ नहीं देख सकते थे। फिर ऑफिस में शिव आती है जो प्रोफेसर जी से बोलती है कि वो बेबी 7 की बहुत बड़ी फैन है और वो भी एक कार्टूनिस्ट बनना चाहती है, जो सुनकर प्रोफेसर जी उसे डांट कर भगा देते हैं। अब जब वो यहाँ से जा रही थी तभी चीनियन उसके पास आती है और उसे बताने की कोशिश करती है कि वही बेबी 7 है, लेकिन शिव तो उसकी एक भी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद ऑफिस में किसी काम के लिए चीनान को बुलाया जाता है, जहाँ जोशियन उसे कंपनी के बॉस के बारे में बताती है, और जैसे ही वो उसे देखती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर जी का दोस्त शाओजू था। शाओजू जब अपने कैबिन में जाता है तो हम देखते हैं कि लूशिंग वो उसका वहाँ पर पहले से ही वेट कर रही थी, क्योंकि वो यहाँ पर बेबी 7 को खरीदने के लिए आई थी, क्योंकि अब वो बहुत ही फेमस हो रही थी। शाओजू उसे बोलता है कि वैसे ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो ट्राई कर सकती हो। ये बोलकर वो बाहर चला जाता है और चीनियन को अंदर भेजता है, जहाँ जैसे ही लूशिंग वो उसे देखती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि बेबी 7 चीनियन है। लूशिंग वो अब यहाँ उसे अपनी कंपनी में आने का ऑफर देती है, लेकिन चीनियन उसे साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि वो तो पहले ही उसे एक बार धोखा खा चुकी थी। इसी बीच हम देखते हैं कि ऑफिस में शिव भी आई होती है
और जब शाओजू उसे बताता है कि बेबी 7 और कोई नहीं बल्कि चीनियान है, तो वो भी काफी हैरान हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो तो कोई क्यूट सा लड़का होगा। वहीं हम सीकी को देखते हैं जो जब चीनान को ढूंढने के लिए बाहर जा ही रहा था क्योंकि वो काफी दिनों से घर नहीं आई थी, तभी उसकी लैंडलॉर्ड मिसेस वू वहां पर आ जाती है जो कि उसे मूव आउट कराने में उसकी मदद करने के लिए आई थी। लेकिन सीकी किसी तरह से वहां से भाग जाता है ताकि वो चीनियान को ढूंढ सके। रात में प्रोफेसर जी चीनियान को बताते हैं कि कल हमें एक बिजनेस ट्रिप पर जाना है, इसीलिए आज रात भी तुम यहीं पर रुक जाओ। अगली सुबह चीनान सीकी को कॉल करके बताती है कि वो अपने बॉस के साथ एक बिजनेस ट्रिप पर जा रही है, इसलिए वो आज भी घर नहीं आ पाएगी। अब इससे पहले कि सीकी कुछ बोल पाता वो कॉल कट कर देती है। इधर लूशिंग वो अब कुछ भी करके सीकी को अपनी कंपनी में लाना चाहती थी, इसीलिए वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवा रही थी, पर तभी उसे वो अपने सामने दिख जाता है जो कि कैब का वेट कर रहा था। लूशिंग वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो साउथ सिटी बोलता है। तो वो उससे बोलती है कि मैं भी वहीं पर जा रही हूँ, आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। सीकी बोलता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं टैक्सी से चला जाऊंगा। तो लूशिंग वो उसे बताती है कि टैक्सी नहीं आने वाली, और जब सीकी देखता है तो उसकी बात सच निकलती है। टैक्सी के लिए तो आधे घंटे की वेटिंग चल रही थी, इसलिए वो जल्दी से जाकर लूशिंग वो की कार में बैठ जाता है। तभी लूशिंग वो बोलती है कि अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया और मैं तुम्हें वहाँ पर ड्रॉप नहीं करूंगी। जो सुनकर सीकी बोलता है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो। लूशिंग वो अब यहाँ सिचुएशन का एडवांटेज लेने लगती है और बोलती है कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो मुझसे अच्छे से बात करो। लेकिन सीकी उससे अच्छे से बात नहीं करता, लेकिन लूशिंग वो उसकी हैंडसमनेस देखकर उसे साउथ सिटी छोड़ने के लिए मान जाती है। पर ड्राइव करते करते वो लोग एक गाँव में खेतों के बीच में आकर अटक जाते हैं क्योंकि लूशिंग को तो रास्ता पता ही नहीं था। सीकी उसे बोलता है कि ये भला तुम मुझे कहाँ ले आई। तो लूशिंग वो बोलती है कि हम शायद रास्ता भटक गए हैं, और फिर वो उसे अपना कार्ड देते हुए बोलती है कि मुझे तुम्हारे टैलेंट की कदर है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी कंपनी में आकर मेरी टीम को ज्वाइन कर लो। लेकिन सीकी उसे साफ साफ मना कर देता है। तो लूशिंग वो उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है और बोलती है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और चलो फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। तुमने वैसे भी मेरे बारे में कितना कुछ कहा था, इसलिए अब मैं तुम्हें उस सब के लिए माफ करती हूँ। सीकी उसे बोलता है कि वो सब जो कुछ भी मैंने कहा था वो सच था और मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। लूशिंग वो उससे पूछती है कि भला ऐसा क्यों। तो सीकी बताता है कि तुमने थ्रिल क्लाउड कॉमिक के बारे में उल्टा सीधा कहा था और तुमने उसे कंप्लीट भी नहीं किया। जिस चीज का नाम सुनकर लूशिंग वो फिर से गुस्सा हो जाती है और उसे वहाँ से जाने को बोल देती है। सीकी बोलता है कि हाँ, वैसे भी तुम्हारी कार में रहना कौन चाहता है। ये बोलकर जैसे ही वो कार से निकलता है तो उसके जूते कीचड़ में खराब हो जाते हैं क्योंकि वो फील्ड्स के बीच में थे और वहाँ पर बहुत ही कीचड़ था। जो देखकर लूशिंग वो हंसने लगती है और अपनी कार स्टार्ट कर जाने लगती है, पर उसकी कार वहीं पर खराब हो जाती है और अब इस बार सीकी उसे देखकर हंसता है। लूशिंग वो कार से बाहर निकलकर बोलती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं तो यहाँ से कैसे भी निकल सकती हूँ, तुम अपना देखो। ये बोलकर वो फोन का सिग्नल ढूंढने की कोशिश करती है, जो देखकर सीकी उस पर फिर से हंसता है। दूसरी तरफ हम प्रोफेसर जी और चीनियान को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पर थे, और वहाँ जब चीनियान एक कार्निवल का पोस्टर देखती है जिसमें फायरवर्क्स भी होने वाले थे, तो वो प्रोफेसर जी से बोलती है कि क्या हम यहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन प्रोफेसर जी उसे मना कर देते हैं, जो देखकर वो थोड़ी अपसेट हो जाती है। अब हम फिर से सीकी और लूशिंग को देखते हैं जो उस जगह से निकलने के लिए सिग्नल ढूंढ रहे होते हैं। तभी सीकी के मोबाइल में एक सिग्नल आता है और लूशिंग वो उसका फोन छीनकर फटाफट से टैक्सी बुक कर देती है। वहीं चीनियान उस कार्निवल के पोस्टर का फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है और लिखती है कि मुझे यहाँ पर जाने का बहुत मन है। सीना फिर से इन दोनों पर शिफ्ट होता है, जहाँ जैसे ही इनकी टैक्सी आती है तो ये देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो एक बैलगाड़ी थी और कोई ऑप्शन ना होने पर दोनों को उसी में बैठकर जाना पड़ता है। जो पर्सन उस बैलगाड़ी को चला रहा था वो उन्हें बताता है कि ये फील्ड एरिया है, यहाँ पर टैक्सी नहीं चल सकती, इसलिए बैलगाड़ी आपको बाहर तक छोड़ने के लिए जाएगी और टैक्सी आपका बाहर वेट कर रही है। तभी सीकी अपने फोन में चीनियान का वो पोस्ट देखता है और लूशिंग भी उसे देखकर सवाल करती है कि क्या तुम यहाँ पर इसके लिए आए हो, पर सीकी उसे कोई जवाब नहीं देता। तो लूशिंग वो अब यहाँ पर फिर से उसकी कंपनी ज्वाइन करने के लिए कहती है, तो सीकी फिर से मना कर देता है। लूशिंग वो बोलती है कि क्या अगर मैं थ्रिल क्लाउड कंप्लीट कर दूं तो क्या तुम तब भी नहीं आओगे। जो सुनकर सीकी खुश होते हुए पूछता है कि क्या सच में। तो लूशिंग वो बोलती है कि देखा, तुम भी टेम्प्ट हो गए ना, लोगों को टेम्प्ट करना कितना आसान है, उन्हें जो चीज़ चाहिए वो उन्हें दे दो, इसीलिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पर सीकी उसे बकवास बंद करने के लिए बोलता है। वहीं प्रोफेसर जी भी जब चीनियान के उस पोस्ट को देखते हैं तो वो कार्निवल की 2 टिकट ऑनलाइन ही बुक कर लेते हैं।
काम खत्म होने के बाद चीनियन प्रोफेसर जी के पास जाती है और बोलती है कि ग्रैंडपा को हमारे रिलेशनशिप पर शक हो गया है, इसीलिए हमें कहीं जाकर उन्हें अपनी फोटोज भेजनी है। पहले तो प्रोफेसर जी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, पर चीनियन उसे ग्रैंडपा का मैसेज दिखाती है जिन्हें उसने अभी अभी अपने चैट पर ऐड किया था, इसलिए प्रोफेसर जी भी मान जाते हैं। इसी बीच हम फिर से लू शिंगवू और सीकी को देखते हैं जो कि टैक्सी में बैठकर साउथ सिटी में उस कार्निवल पे जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं प्रोफेसर जी और चीनान भी बहुत सारी आर्किटेक्चर बिल्डिंग में घूमते हैं और चीनियन उनकी काफ़ी सारी फोटोज़ भी क्लिक करती है। पर जब प्रोफेसर जी चीनियन की फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं तो वो बहुत ही फ़नी थी क्योंकि हर फोटो के अंदर चीनियन ब्लर नज़र आ रही थी। बहुत घूमने के बाद प्रोफेसर जी चीनियन को उस कार्निवल में लेकर जाते हैं, जहाँ जाते ही चीनियन काफ़ी खुश हो जाती है और टिकट लेने के लिए काउंटर पर जाती है, लेकिन सारे टिकट सोल्ड आउट हो चुकी थी। तभी प्रोफेसर जी काउंटर पर जाकर ऑनलाइन टिकट्स दिखाते हैं और इसके बाद वो दोनों कार्निवल में एंट्री लेते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि लू शिंगवू और सीकी तो पहले से ही कार्निवल में पहुंच चुके थे, जहां वो दोनों मैरी गो राउंड पर झूल रहे थे और सीकी चीनियन के पोस्ट को देखकर सोचने लगता है कि चीनियन भी यहाँ पर जरूर आएगी, जो देखकर लू शिंगवू उससे पूछती है कि क्या तुम उसे पसंद करते हो, लेकिन सीकी हिचकिचाते हुए बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पर लू शिंगवू के फिर से बोलने पर वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ वो चीनियन को पसंद करता है। लू शिंगवू उसे बोलती है कि तुम्हारा यहाँ पर उसके इतना देर वेट करने का क्या फ़ायदा, वो तो यहाँ पर अपने बॉस के हाथों में हाथ डाल कर आएगी। सीकी अब उसे परेशान होकर बोलता है कि जो भी हो, लेकिन तुम्हारे साथ रहने से तो ये अच्छा ही है। तो लू शिंगवू बोलती है कि ठीक है, अब से तुम अपने रास्ते जाना और मैं अपने। ये बोलकर दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि लू शिंगवू अभी भी सीकी के पीछे पीछे चल रही थी। जो चीज़ जब सीकी नोटिस करता है तो वो उसे पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। इसलिए अब लू शिंगवू किसी और रास्ते में चली जाती है, जहाँ जाकर वो खो जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे कहाँ जाना चाहिए। उसके पैरों में भी काफ़ी दर्द हो रहा था और वो गिरने ही वाली थी। तभी सीकी आकर उसे पकड़ लेता है। वो अब यहाँ पर उसे डांटने लगता है कि अगर तुम्हें मदद की ज़रूरत है तो क्या तुम बोल नहीं सकती। तो लू शिंगवू बोलती है कि नहीं मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम अपने रास्ते जा सकते हो। ये सुनकर जब सीकी जाने लगता है तो लू शिंगवू पीछे से उसकी शर्ट पकड़ लेती है और बोलती है कि बेंच तक जाने में मेरी मदद करो। जो सुनकर सीकी भी उसका हाथ पकड़कर उसे बेंच तक लेके जाने लगता है, क्योंकि उसने आज तक लू शिंगवू को किसी के सामने ऐसे रिक्वेस्ट करते हुए नहीं देखा था। बेंच पर जाकर सीकी देखता है कि लू शिंगवू के पैरों से खून निकल रहा है, इसलिए वो भागकर उसके लिए बैंडेज लेने के लिए जाता है, जिसे अपने लिए इतना केयर करता हुआ देखकर लू शिंगवू को काफ़ी अच्छा लगता है। दूसरी तरफ हम प्रोफेसर जी और चीनान को देखते हैं, जहाँ चीनान काफ़ी सारे झूलों में जाने के लिए बोलती है, लेकिन प्रोफेसर जी उसे ये सेफ नहीं है वो सेफ नहीं है बोलकर मना कर देते हैं। अब वो क्लॉ मशीन के पास जाती है और प्रोफेसर जी से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके लिए उसमें से एक टॉय निकाले, जिसके बहुत रिक्वेस्ट करने पर प्रोफेसर जी मान तो जाते हैं, लेकिन वो एक भी टॉय नहीं निकाल पाते और बोलते हैं कि ये सब तो बच्चों वाली चीज़ें हैं। उनके यहाँ से जाते ही सीकी और लू शिंगवू भी इधर की तरफ आ जाते हैं, जहाँ एक क्लॉ मशीन में चप्पल भी रखे हुए थे। इसीलिए सीकी बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक चप्पल लेकर आता हूँ, पर लू शिंगवू कहती है कि ये तो कितने गंदे हैं, मैं इन्हें कभी भी नहीं पहनूंगी और क्या तुम इन्हें निकाल भी पाओगे। पर सीकी तो एक ही बार में चप्पल को निकाल देता है, जो देखकर लू शिंगवू उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसे पहनाने के लिए अपने पैर आगे कर देती है। सीकी बोलता है कि तुम पागल हो गई हो, मैं ये नहीं करने वाला। तो लू शिंगवू बोलती है कि ठीक है फिर तो मैं इन चप्पलों को नहीं पहनूंगी। इसलिए अब सीकी उसे पहना ही देता है, क्योंकि उसके पैर में काफ़ी चोट लगी थी और लू शिंगवू को तो अब काफ़ी मज़ा आ रहा था सीकी के साथ इतना टाइम स्पेंड करते हुए। जिसके बाद हम फिर से प्रोफेसर जी और चीनियन को देखते हैं, जो कि एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं और वहाँ पर गेम खेलकर वो जितने ज़्यादा टॉयज बाहर निकालेंगे उतने ही उन्हें क्रैब्स खाने को मिलेंगे। तो यहाँ प्रोफेसर जी एक के बाद एक बहुत सारे टॉयज को बाहर निकाल देते हैं, जो देखकर चीनियन तो काफ़ी खुश हो जाती है और प्रोफेसर जी बोलते हैं कि देखा मैंने बोला था ना कि एक बच्चों का खेल है। दूसरी तरफ सीकी भी ये टॉयज निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो एक भी टॉय नहीं निकाल पाता, जिसे इस तरह देखकर लू शिंगवू काफ़ी हंसती है। जब भी दोनों बाहर आते हैं तो इन्हें एक कॉटन कैंडी वाले की शॉप दिखती है, जो देखकर सीकी उसके पास रुक जाता है। तो लू शिंगवू पूछती है कि क्या तुम्हें ये खाना है, जिस पर सीकी हाँ बोलता है। तो लू शिंगवू उस पर्सन के कान में कुछ बोलती है और सीकी को बोलती है कि तुम जितना बड़ा चाहो उतना बड़ा कॉटन कैंडी बना सकते हो, जो सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर जी और चीनियान उस रेस्टोरेंट में बैठकर फ्री का डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं और यहाँ चीनियान काफ़ी ड्रिंक कर लेती है और बोलती है कि मुझे अब कोई टेंशन नहीं है कि मैं कितनी भी ड्रिंक करूं, क्योंकि आप मेरे साथ हो और आप मुझे संभाल लोगे। फिर वो प्रोफेसर जी से पूछती है कि साउजू ने मुझे बताया था कि आप कुछ दिनों से काफ़ी परेशान हैं और आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं जो कि आपको छोड़कर चले गया है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो पर्सन कौन है। प्रोफेसर जी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देते और तभी फायरवर्क शुरू हो जाते हैं। इधर हम सीकी और लू शिंगवू को देखते हैं, जो कि कॉटन कैंडी खाते हुए फायरवर्क्स देखने के लिए जा रहे थे, पर लू शिंगवू को लंगड़ाकर चलता हुआ देखकर सीकी उसे अपनी पीठ पर बैठा लेता है और इसी तरह वो उसे फायरवर्क्स के पास लेकर जाने लगता है और यहाँ भी दोनों काफ़ी फ्रेंडली हो चुके थे।
वहीं प्रोफेसर जी चिनियान को जायंट व्हील के पास लेकर आते हैं उसमें बैठाने के लिए, क्योंकि वहाँ से फायरवर्क्स का व्यू काफ़ी अच्छा दिखता है। पर चिनियान जिद करती है कि उसे आइसक्रीम खाना है। प्रोफेसर जी उसे मना करते हैं और बोलते हैं कि तुमने क्रैब खाया है और ड्रिंक की हुई है, इसीलिए अगर तुम आइसक्रीम खाओगी तो तुम्हें डायरिया हो जाएगा। लेकिन चिनियान नहीं मानती, इसीलिए वो उसे आइसक्रीम दिलवा देते हैं। जायंट व्हील में बैठकर अब चिनियान आइसक्रीम खाते हुए प्रोफेसर जी के कंधे पर सर रख लेती है और उनसे बोलती है कि क्या आपके दिल में जो पर्सन है आप उसे बहुत मिस करते हैं, जिस पर प्रोफेसर जी हाँ बोलते हैं। अब क्योंकि चिनियान को लग रहा था कि वो पर्सन कोई लड़की है, तो प्रोफेसर जी उससे पूछ लेते हैं कि तुम्हें भला ये किसने कहा कि वो पर्सन कोई लड़की है। तो चिनियान बोलती है कि क्या वो कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है, ये तो और भी डरावना है और आप दोनों मेरे पीठ पीछे क्या क्या करते हैं। तब प्रोफेसर जी उसकी गलतफहमी दूर करते हुए उसे बता देते हैं कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई है, जो कि काफ़ी साल पहले घर छोड़कर चला गया था और मैंने उसके साथ काफ़ी बुरा किया, जिसका मुझे बहुत ही रिग्रेट है। वो उसे ये भी बताते हैं कि मैं अपने भाई से हाल ही में मिला हूँ और मैं अब हम दोनों का रिश्ता सुधारना चाहता हूँ। जब भी मैं अपने पास में देखता हूँ तो मुझे काफ़ी बुरा फील होता है। तो चिनियान कहती है कि मैं भी आपके पास के बारे में जानना चाहती हूँ। प्रोफेसर जी बोलते हैं कि मैं तुम्हें इस बारे में कभी और बताऊंगा। इसी बीच हम सिकी को देखते हैं, वो भी जायंट व्हील के पास आ चुका था और वो लूशिंग को उतरने के लिए बोलता है, लेकिन वो नहीं उतरती। सेना फिर से चिनियान पर आता है, जो प्रोफेसर जी को बोलती है कि बाहर देखिए यहाँ से फायरवर्क्स कितने अच्छे लग रहे हैं। तो प्रोफेसर जी अब उसे केमिस्ट्री समझाने लगते हैं कि ये तो सिर्फ फ्लेम रिएक्शन है। तो चिनियान बोलती है कि बस कीजिए, मुझे ये सब नहीं सुनना। प्रोफेसर जी बोलते हैं कि अच्छा तो तुम्हें क्या सुनना है। चिनियान बोलती है कि रहने दीजिए, जो मुझे सुनना है वो आप कभी नहीं बोलोगे। तभी प्रोफेसर जी उसे बोल देते हैं कि चिनियान आई लाइक यू, और ये बोलते ही वो उसे किस भी कर देते हैं। पर ये चीज़ नीचे खड़ा हुआ सीकी भी देख लेता है, जो देखकर वो काफ़ी अपसेट हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।